हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब। आज ये जो वीडियो हम लोग लेकर के आए हैं, ये वीडियो में हम ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अपने लेक्चर को पढ़ने वाले हैं, न ही मैं आपको कुछ तो लोग कहेंगे वीडियो सीरीज में कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं। खैर, इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन ही, पर ये क्वेश्चन है आपके डाउट्स जो मुझे व्हाट्सएप पे और मेल के थ्रू रिसीव हुए हैं। आप सब लोग जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब लोगों को भी अगर कोई भी डाउट है या आपको कोई भी टॉपिक में डाउट होता है, किसी न्यूमेरिकल को बनाने में आपको असुविधा हो रही है, तो आपको करना है क्या? तो आपको करना है व्हाट्सएप। नंबर डिस्क्रिप्शन में भी होगा, नंबर आपके कमेंट सेक्शन में भी मैं डाल दूंगा। आप जाइए उस नंबर पे, जो भी डाउट है, नो मैटर कि वो किस चैप्टर से है, आप अपने डाउट को मुझ तक पहुंचाएं। हम और हमारी टीम ये कोशिश करेगी कि जब 10-20 डाउट हो जाए तो उस डाउट को कोलैब कर करके, उस क्वेश्चन को कोलैब करके हम एक वीडियो लेकर के आए आप तक। इससे उस बच्चे को तो फायदा होगा ही जिनका डाउट है, पर जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी फायदा मिलने वाला है कि वो कुछ ऐसे क्वेश्चन को भी रैंडमली देखेंगे जो शायद उन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया था। आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ताकि आप इस लॉकडाउन की सिचुएशन में, जब आप घर पे बैठे हैं, जब आप अपने फिजिकल क्लासरूम को मिस कर रहे हैं, आप घर बैठे भी अपनी प्रिपरेशन को एक नया मुकाम दे सकते हैं। आप बिना किसी झिझक के मुझ तक डाउट पहुंचाएं, व्हाट्सएप कर दें और हम लोग उसको सॉल्व कर करके उसकी वीडियो आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज जो डाउट मैं डिस्कस करने वाला हूं, वो सारे डाउट्स तो मैंने पहले ही अपने लेटर पैड पे लिख लिया है। ये एक बच्चे का डाउट है और उस डाउट में इसको उसने जो मुझे भेजा है वो डाउट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चन है और कुछ मॉडर्न का क्वेश्चन है। सो आज का ये जो वीडियो है, ये उसी डाउट को सॉल्व करने के लिए हम लोग आप तक आए हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, और ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप इसको पहले पूरा देखिए, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं इसके अंदर जो शायद आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। क्लियर है? तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपने क्या मिस कर दिया और आप अपना डाउट तो मुझे तक पहुंचाएंगे। क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? सब लोग साथ में सुनेंगे, साथ में लिखेंगे और साथ में सॉल्व करेंगे। आप क्या करो, अगर आपने हेडफोन लगाया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने हेडफोन नहीं लगाया है तो रोक के वीडियो सबसे पहले जाओ, हेडफोन लगाओ, पेन पेपर उठाओ और मेरे साथ बढ़ते चलो। क्लियर है? देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि Q1, Q2, Q3 and Q4 are point charges, ठीक है, are point charges located at points, साथ में लिखेंगे बाबू लोग, at points as shown in the figure, ठीक है, as shown in figure, and S is a spherical Gaussian surface of radius r, ठीक है, रेडियस r इस कैपिटल में है। ठीक है, आगे है, which of the following is true according to the
गॉस लॉ, ठीक है, विच वन इज ट्रू अकॉर्डिंग टू दी गॉस लॉ, और ये है आपका वो गॉसियन सरफेस, ठीक है, जिस सरफेस की रेडियस जो है बाबू वो r है, Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ है, Q3 यहाँ है, और Q4 जो है वो सरफेस पे मौजूद है। ऑप्शंस देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है क्लोज इंटीग्रल E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है, dA इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थर्ड ऑप्शन है क्लोज इंटीग्रल और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन हुआ जो आपके डाउट्स के हैं। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन को मैं अब समझाता हूं। क्वेश्चन बोल रहा है बाबू कि Q1, Q2, Q3 एंड Q4 आर पॉइंट चार्जेस लोकेटेड एट पॉइंट एज सोन इन दी फिगर। क्लियर है? एंड S is a spherical Gaussian surface of radius r. Which of the following is true according to the Gauss law? So इनमें से कौन सा सही है according to the Gauss law? क्लियर है? तो अब देखिए कि मैं आपको बताऊं कि जब आपने इसका कंसेप्ट पढ़ा होगा गॉस लॉ का, क्लियर है, तो गॉस लॉ क्या था? तो गॉस लॉ था कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस जो था दिस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कंसेप्ट आपने पढ़ना था। क्लियर है? आपको याद भी होगा। तो यहां पे अगर आपको याद हो कि हम गॉस सरफेस लेते क्यों थे, जब गॉस सरफेस क्या है, एक इमेजिनरी सरफेस है, तो हम उसको लेते थे ताकि हम जो चार्ज है उसको इनक्लोज्ड कर पाए। क्लियर है? सो क्लोज इंटीग्रल ई डी एस इज इक्वल टू क्यू एंड क्यू इनक्लोज्ड विच इज द चार्ज विच इज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अगर आप इस जगह पे देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि Q1, Q2 और Q3, Q1, Q2 और Q3 ये इनक्लोज्ड है इन द गॉसियन सरफेस, जबकि Q4 जो है इट लाइज ऑन द सरफेस। मैं फिर से रिपीट करूं, Q1, Q2 एंड Q3 लाइज इनसाइड द सरफेस, जबकि Q4 लाइज ऑन द सरफेस। क्लियर है? Q1, Q2, Q3 सरफेस के अंदर है, बॉडी के अंदर है, क्लियर है, और Q4 सरफेस के बाहर है। इसका मतलब जो क्लोज इंटीग्रल ई डी एस होगा दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ Q1, Q2 एंड Q3। क्लियर है? तो अब आप देखो, क्लियर है कि अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है ना, तो अगर जब हम कैलकुलेट करें तो हम लिख सकते हैं कि देखोगे बिकॉज ऑफ Q1 मैं लिखता हूं। क्लियर है? तो Q1 के कारण क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल E1 dA, क्लियर है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बाबू, तो Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फॉर्मूला। Q1 के कारण हो गया ना, Q2 के कारण क्या हो गया, क्लियर है, तो Q2 के कारण हो गया क्लोज इंटीग्रल E2 dA विच इज इक्वल टू Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q3 के कारण हो गया क्लोज इंटीग्रल E3 dA एंड दिस इज इक्वल टू Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? Q4 के कारण तो होगा नहीं। क्लियर है? सो अगर हमको नेट निकालना है, क्लियर है, तो हम नेट निकालने के क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे। क्लियर है? तो जब हम जोड़ेंगे तो आप देख पा रहे होंगे क्लोज इंटीग्रल E1 प्लस E2 प्लस E3, क्लियर है, dA
इज इक्वल टू, आपने सबको जोड़ देना है तो क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल ठीक है। सो यहां पे क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल E1 प्लस E2 प्लस E3 क्लियर है, dA इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। सो आपका आंसर आ गया ना, आपको नेट निकालना था, आपने क्या किया, Q1 Q2 Q3 सरफेस के अंदर था तो उसके कारण निकाल लिया, Q4 सरफेस के बाहर था तो उसके कारण होगा नहीं, सरफेस के अंदर वाला Q1 Q2 और Q3 को आपने ऐड करा आपको ये मिला। सो अगर आप देखें तो इस आधार पे ऑप्शन बी जो है विच इज द सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट। सो मैं यहां पे लिख दूं कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो इसको नोट कर लेना है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ मैं जाता हूं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बाबू। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे, वीडियो रोक के इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ही आपको मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में भी आते हैं और ऐसा क्वेश्चन आपके जेईई मेंस के एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्लियर है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है बाबू। क्वेश्चन कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि एन इलेक्ट्रिक, ध्यान से लिखिएगा, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इन द XY प्लेन, ध्यान से लिखेंगे, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इन द XY प्लेन इज गिवन बाय द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सॉरी, क्लियर है। आगे लिखा हुआ है अ पार्टिकल, ध्यान से लिखेंगे, अ पार्टिकल विथ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, एट अ पॉइंट x बराबर 1, ठीक है, और y बराबर 0 इन दी XY प्लेन। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, XY प्लेन। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस क्या क्या है। पहला ऑप्शन है नॉट मूव एट ऑल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, will move along a straight line। क्लियर है, आ गई बात समझ में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन will move along the circular line of forces। और जो चौथा ऑप्शन है वो है कि इंफॉर्मेशन जो है ये है आपका बाबू क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन एक बार रीड भी कर ले। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है इन द XY प्लेन एंड इज गिवन बाय द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आप इक्वेशन देख पा रहे हैं। अ पार्टिकल विथ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, एट पॉइंट x बराबर 1 एंड y बराबर 0 इन दी XY प्लेन विल नॉट मूव एट ऑल। क्या वो नहीं मूव करेगा? विल मूव along a straight line, will move along the circular line of forces, and the fourth option is information is not sufficient to predict any conclusion। मतलब ये जो जानकारी इस क्वेश्चन में दी गई है ये इतनी नहीं है कि आप किसी निर्णायक पॉइंट पे पहुंचे। क्लियर है,
तो देखो मैं समझाता हूं इस क्वेश्चन को। जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ा हुआ है, मतलब जिनका मैथ्स भी है, आपको मैथ्स में पढ़ना है सर्कल चैप्टर। और सर्कल में अगर आपको याद हो, अगर आपको ध्यान हो, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, देखिएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर है? आपको याद होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है, जहां पे g कॉमा f कॉमा c बिलोंग्स टू r। क्लियर है? आपको ये ध्यान में होना चाहिए। क्लियर है? तो यहां पे जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये वाला इक्वेशन, अगर आप इसको कंपेयर करें तो आप देख पा रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल मेरे बाबू। ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इज द सर्कल। क्लियर है? एंड व्हेन यू कंपेयर दिस इक्वेशन विथ दिस इक्वेशन, व्हाट यू गेट g इक्वल्स टू 0। क्लियर है? g इक्वल्स टू 0 एंड f इक्वल्स टू 0। ये कैसे होगा? व्हेन यू कंपेयर दिस इक्वेशन विथ दिस इक्वेशन। क्लियर है? और आपको याद होगा कि अगर आप ये लिखते थे तो g कॉमा f जो है यही सेंटर बनता था, ये ना सेंटर था। क्लियर है? तो आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर जो g कॉमा f है वो 0 कॉमा 0 है। मतलब जो फिगर अगर आप समझ पाओ तो ये अगर x हुआ, ये x डैश हुआ, ये y हुआ, ये y डैश हुआ, ये ओरिजिन, तो यहाँ पे दिस इज द सर्कल। क्लियर है? दिस इज द सर्कल। ठीक है, बढ़िया से बना देता है। दिस इज द सर्कल विथ सेंटर 0 कॉमा 0 एंड द पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट एट x बराबर 1। मतलब दिस पॉइंट इज 1 कॉमा 0। सो पार्टिकल यहां पे इनिशियली क्या था? रेस्ट में था। क्लियर है? सो जब पार्टिकल रेस्ट था तो द पार्टिकल विल स्टार्ट टू मूव नाउ अलोंग द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। पार्टिकल क्या करेगा? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के अलोंग मूव करना स्टार्ट करेगा। क्लियर है? इट वॉन्ट मूव स्ट्रेट, इट विल मूव। क्लियर है? सबसे पहले बात, ये तो मूव करेगा ना भाई। एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो उसमें फोर्स लगेगा तो वो तो मूव करेगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, नॉट मूव एट ऑल। दूसरा है कि जब भी वो मूव करेगा तो इट विल मूव अलोंग द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंड द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इज सर्कुलर। क्लियर है? तो यहां पे ऑप्शन क्या होगा कि दिस विल मूव अलोंग द सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्सेस। मतलब ऑप्शन थर्ड जो हुआ, ये थर्ड हो गया आपका बच्चा करेक्ट। क्लियर है? दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। और मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी कभी क्या होता है ना कि ये क्वेश्चन ऐसे भी आपको दिया हुआ रहेगा कि क्या ये क्वेश्चन सही है, क्या ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो आपको कहना है कि नहीं सही है। क्यों सही नहीं है? अगर आपको ध्यान हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक का जब मैंने जो लेक्चर कराया है, प्रीवियस लेक्चर, और जब हमने उसमें लाइन ऑफ फोर्सेस का डिस्कशन किया है, तो मैंने कहा है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्लोज लूप का निर्माण नहीं करते। क्या कहा है मैंने कहा है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है ये क्लोज लूप का निर्माण नहीं करते हैं। क्लियर है? आ गई बात समझ में? और आपको याद होगा मैंने कहा था कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होते हैं ये क्लोज लूप का निर्माण करते हैं। ठीक है?
तो अब आप खुद समझदार हैं, आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्लोज लूप का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की बात हो रही है ना, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्लोज लूप का निर्माण नहीं करते हैं। तो कल को कभी आ जाए कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, आप बोलेंगे नहीं, लॉजिक दे देंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्लोज लूप का निर्माण नहीं करते हैं। क्लियर है? चलिए, ये हमारा हो गया अगला क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में, आपके डाउट का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो रोक करके आपको इसको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। और आप सब लोग जो ये वीडियो अभी देख रहे हैं, आपको फिजिक्स में किसी भी टॉपिक के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, मैं नहीं जानता कि वो किस चैप्टर से है, आपको वो डाउट मुझ तक पहुंचा देना है। ठीक, क्योंकि देखो जितना डाउट आप पूछेंगे, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी उतनी अच्छी आपकी होती चली जाएगी। आपको ये समझ में जरूर आने लगेगा कि किस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, किस क्वेश्चन में डाउट होने का रीजन क्या है, जब मैं समझाऊंगा उस क्वेश्चन को तब। खैर, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का हो गया ये तीसरा। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉल, ध्यान से समझिएगा, अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉल हैंग्स फ्रॉम अ सिल्क थ्रेड। ठीक है, सिल्क थ्रेड, वी पुट अ पॉजिटिवली टेस्ट चार्ज Q naught at a point and measure F upon Q naught। ठीक है, then it can be predicted that electric field strength E, option 1 F greater than F by Q naught, option 2 is equal to F upon Q naught, option 3 less than F upon Q naught, और ऑप्शन 4 cannot be estimated। ठीक है, ऑप्शन क्या है? cannot be estimated। ठीक है, तो देखो बाबू, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मैं आपको अब क्वेश्चन को, कंसेप्ट को समझा दूं। अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉल, ठीक है, तो आप सॉल्यूशन को समझिए, आपको समझना है। मान लो कि ये वो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉल है। ठीक है, पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉल हुआ, इसके पास कुछ चार्ज होगा। मान लो कि इसके पास जो चार्ज है वो है कैपिटल Q। ठीक है, इस Q चार्ज से हम एक R डिस्टेंस पे, किसी पॉइंट पे R डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? तो मान लो कि यहां से ये वो रहा R डिस्टेंस, सो यहां पे ये P पॉइंट। क्लियर है? R डिस्टेंस। ठीक है, हम यहां पे क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बाबू? वो होगा E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। और ऐसा क्यों हुआ शायद मुझे बताने की जरूरत है भी नहीं। क्लियर है? फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है? अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसी पॉइंट पे एक पॉजिटिवली टेस्ट चार्ज Q नॉट को रख दिया। क्लियर है? अब आप देखो, जब यहां पे कुछ नहीं था तब तो ये मिला, पर जैसे ही हम यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे Q नॉट, क्लियर है, क्या ये पॉजिटिवली चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा? बिल्कुल।
लगाएगा तो ये थोड़ा सा क्या होगा, अपने पोजीशन से शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो मान लो कि ये अपने पोजीशन से थोड़ा शिफ्ट हो गया कुछ ऐसे, क्लियर है। इनिशियली ये मान लीजिए कि ऐसे था, शिफ्ट हुआ, क्लियर है। इनिशियली ये था, ये इनिशियली था, और ये पी पॉइंट तो यही रहा। तो आप देखोगे कि बाबू यहां का डिस्टेंस तो आर था ना इनिशियली, क्लियर है, पर जैसे ही यहां पे क्यू नॉट आ गया बच्चा, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये थोड़ा सा शिफ्ट कर गया, तो जाहिर सी बात है कि डिस्टेंस अब आर नहीं हो गया, आर डैश हो गया। ठीक है, और मैं कह सकता हूं कि क्या ये आर डैश आर से बड़ा होगा, बिल्कुल आर डैश ग्रेटर देन आर होगा ना, क्लियर है। क्या है कि देखो जैसे ही आप लाओगे इसको शिफ्ट करेगा, रिपल्शन करेगा और वो इधर चला जाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, इसके पास भी क्यू चार्ज है, क्लियर है। तो इसके कारण इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की डायरेक्शन एफ ऐसे होगी, रिपल्सिव फोर्स होगा, क्लियर है। तो F जो होगा दिस इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर डैश का स्क्वायर, क्लियर है। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। अगर हम इसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दे, तो अगर हम F को क्यू नॉट से डिवाइड कर दे बाबू, क्लियर है, तो दिस इज इक्वल टू के, क्लियर है, क्यू अपॉन आर डैश का स्क्वायर, क्लियर है। नाउ अब आप इसको और इसको देखो, किसको किसको देखना है, ठीक है, तो आपको देखना है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर को और के क्यू अपॉन आर डैश स्क्वायर को। आप देखो कि आर जो है बाबू वो क्या है, बड़ा है, आर क्या है, सॉरी आर क्या है, छोटा है, आर डैश के सामने मैंने लिखा ना, आर डैश बड़ा है आर के सामने। तो इनवर्स स्क्वायर रूल क्या था, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू 1/r स्क्वायर। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि अगर R बढ़ेगा तो E जो है वो क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब यहां पे R बढ़ गया, क्लियर है, बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो होगा ये बड़ा होगा और ये जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, क्लियर है। ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या है, यही तो E है, क्लियर है। सो यही तो E है। सो E सॉरी ग्रेटर देन के क्यू अपॉन आर डैश स्क्वायर, और आप देखो के क्यू अपॉन आर डैश स्क्वायर, क्लियर है, दिस इज एफ अपॉन क्यू नॉट, सो ग्रेटर देन एफ अपॉन क्यू नॉट। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आप देखो कि इसके कंपेयर कीजिए, कौन है इसके जैसा, तो यहां पे है फर्स्ट वन, क्लियर है। तो आप कहेंगे कि यहां पे फर्स्ट इज करेक्ट। समझ पा रहे होंगे आप लोग शायद, ठीक है। इसको भी आप लोगों को नोट कर लेना है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सो उसके आधार पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको नोट कर लिया जाए, रोक के वीडियो नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टू इनफाइनाइटली, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। क्वेश्चन है टू इनफाइनाइटली, ठीक है, लॉन्ग पैरेलल वायर, लॉन्ग पैरेलल वायर having linear charge density ठीक है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2।
क्वेश्चन आप लोग सब लोग साथ में लिखेंगे, ठीक है। बोल रहा है k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है k 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा है तीसरा ऑप्शन है, और जो चौथा ऑप्शन है, ठीक है ना। सो दिस इज दी क्वेश्चन। अब मैं आपको इसको ना समझाता हूं, ठीक है। सॉल्यूशन को देखिए, सीधा सी बात है यार, दो इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर है। तो मान लो कि ये हुआ एक वायर, ठीक है, और ये हो गया आपका दूसरा वायर, ठीक है। पहला वायर और दूसरा वायर, क्लियर है। तो हम इसको लिख देते हैं वायर 1 और इसको लिख देते हैं वायर 2, ठीक है। वायर 1 का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 है, तो लैम्डा 1 लैम्डा 1 लैम्डा 1 हर एक पॉइंट पे, लैम्डा 1 लैम्डा 1, यहाँ पे लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा 2 और लैम्डा 2, क्लियर है। इसके बीच की जो दूरी है, ये दूरी कितनी है बच्चा? तो ये दूरी है आपकी r। क्वेश्चन में डाटा जो दिया हुआ है वो इतना ही दिया हुआ है, क्लियर है। सो अगर देखिए फॉर वायर 1 मैं बोलूं, तो फॉर वायर 1 अगर आपको ध्यान हो थोड़ा सा भी, ठीक है, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, कि लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, तो आपको याद होगा कि लैम्डा इक्वल्स टू, सुनिएगा, लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है? तो लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्लियर है। आपको याद होगा कि dq की वैल्यू जो है वो लैम्डा dl होती है। ये हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़े हैं तो वहां पे भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्लियर है। तो अब ये करते हैं कि लेट dl जो है इज द लेंथ ऑफ वायर, dl लेंथ को कंसीडर कर लेते हैं। dl इज द लेंथ ऑफ वायर, क्लियर है। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। dl इज द लेंथ ऑफ द वायर। सो dq जो होगा वो क्या होगा? वो होगा लैम्डा 1 dl, समझ रहे हो मेरी बात? लैम्डा 1 dl, क्लियर है। और ये हो गया फॉर वायर 1, और dq इज इक्वल टू लैम्डा 2 dl, ये हो गया फॉर वायर सेकेंड, क्लियर है। आपने पढ़ा हुआ है कि फोर्स जो होता है बाबू, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज F बराबर, सुनिएगा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मान लो ये एक चार्ज है और ये एक दूसरा चार्ज है, ये Q1 है, ये Q2 है, डिस्टेंस अगर R है तो ये फोर्स का फॉर्मूला होता है, क्लियर है। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो यहां पे dq इक्वल टू क्या हो गया? लैम्डा 1 dl, क्लियर है। तो अब आप चाहो तो dq को इंटीग्रेट कर लो 0 से कितना तक? q तक, इक्वल्स टू, यहां पे आप इंटीग्रेट करो, ठीक है, 0 से l तक, ठीक है। किससे करोगे? 0 से l तक लैम्डा 1 dl, क्लियर है। एंड बहुत आसानी से आपको आंसर मिल गया। वो क्या होता है बाबू? तो होता है q, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं कि लेंथ ऑफ वायर इसको Q1 और इसको Q2 बोल देते ताकि समझने में आसानी हो जाए, या यहां पे Q ही रहने दो, यहां पे खाली Q1 कर लो ताकि मालूम चले कि एक वायर का और दूसरे वायर का हुआ, ठीक है। तो हो गया Q1 इक्वल्स टू लैम्डा 1 L, समझ रहे मेरी बात? सिमिलरली, ठीक है, dq dq 0 से q
इज इक्वल टू लैम्डा 1 dl, क्लियर है, 0 से l तक, एंड दिस विल गिव यू Q2 इक्वल्स टू लैम्डा 2l। ये आपको एक मिल गया, एक ये आपको मिल गया। दिस इज फॉर वायर 1, दिस इज फॉर वायर 2। क्लियर है? आ गई बात समझ में? सो नाउ यू हैव Q1, यू हैव Q2, पुट इट इन दिस फॉर्मूला। क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो F बराबर हो गया K लैम्डा 1 L लैम्डा 2 L अपॉन में R स्क्वायर। क्लियर है? यहां हो गया F इक्वल्स टू K लैम्डा 1 लैम्डा 2 L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये इधर ला दिए, F अपॉन L स्क्वायर इक्वल्स टू K लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन R स्क्वायर, और ये F अपॉन L स्क्वायर क्या है? दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। दिस इज कॉल्ड फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ यही आपको निकालना था, और ये कितना आ गया? K लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है? जो अगर आप देखें तो इसके आधार पे ये जो ऑप्शन है मतलब सही है। सो आप यहां पे मैं लिख देता हूं ऑप्शन थर्ड जो है ये आपका बच्चा क्या है? करेक्ट है। ठीक है? सो इसको आपको क्या करना है? आपको इसको नोट कर लेना है। ठीक है? सो चलिए इसको नोट कर लीजिए और हम लोग रिफिलिंग तब तक कर लेते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका ही डाउट है। क्वेश्चन है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ईच इक्वल टू 5 नैनोकूलम मैग्नीट्यूड। क्लियर है? सो यहां पे जो चार्ज है उसकी मैग्नीट्यूड दी गई है कि वो कितना है? सो वो है 5 नैनोकूलम। सो 5 नैनोकूलम लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपसे बन जाए इसके लिए लिख देते हैं। आर प्लेस्ड एट x बराबर 1, 2, 4, 8 एंड सो ऑन। क्लियर है? सो अगर आप देखें यहां पे कैसे रखा हुआ है तो x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 4, x बराबर 8। क्लियर है? सो मान लो शुरू करते हैं यहां से। ठीक है? x बराबर 0, ये मान लो x बराबर 1, ये सब cm में है, सेंटीमीटर में। क्लियर है? सो x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 4, x बराबर 8, आगे बढ़ गया होगा x बराबर क्या? 16, 32, वैसे बढ़ता जाएगा। क्लियर है? सो इसके ऊपर बाबू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है? इन दिस सेटअप इफ द कंसेक्यूटिव चार्ज हैव अपोजिट साइन, मतलब अगर यहां पे Q प्लस है तो यहां पे Q माइनस है, फिर यहां पे प्लस है, फिर यहां पे माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, एंड सो ऑन। क्लियर है? सो आपको क्या करना है? आपको कैलकुलेट करनी है E एट x बराबर 0। तो आप देखो समझो कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 डायरेक्शन उधर होगा बॉडी से बाहर। क्लियर है? इसके कारण इधर, फिर इसके कारण उधर, इसके कारण इधर, ऐसे करता हुआ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E नेट इज गिवन बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से दिया जाएगा ना। तो E बराबर क्या हो जाएगा? या हम लिखते हैं E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस बूंदाबांदी करते हुए इनफाइनाइट है क्योंकि आगे तक चला गया है ये। ठीक है? थोड़ा सा E4 तक हम लिख देते हैं, प्लस बूंदाबांदी करते हुए आगे तक। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो अब डिस्टेंस और चार्ज दोनों को चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁹ कूलम। क्लियर है? और डिस्टेंस को अगर लिखा जाए, ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर है ना, तो 1 इंटू 10⁻² मीटर, 2 इंटू 10⁻² मीटर, 4 इंटू 10⁻² मीटर, 8 इंटू 10⁻² मीटर एंड सो ऑन। चेंज कर डाला। क्लियर है? तो देखिएगा E बराबर E1 के Q 5 इंटू 10⁻⁹ अपॉन R स्क्वायर। कोई दिक्कत?
अगला माइनस है, माइनस के चार्ज अपॉन, कोई दिक्कत? अगला प्लस है, ठीक है, ठीक है। फिर अगला माइनस, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, के ठीक है ना। चलिए प्लस बूंदाबांदी करते हुए आपको आगे बढ़ा देना है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको सॉर्ट करते हैं, ठीक है, जो कॉमन है उसको ले लेते हैं कॉमन, ठीक है ना। तो के, ध्यान से देखिएगा, 5 × 10⁻⁻9 सबसे कॉमन हो जाएगा, और नीचे 10⁻⁻4 सबसे कॉमन, ठीक है, कॉमन हो गया। अब देखो बचा क्या, इसमें से बचा क्या 1, इसमें क्या बचा 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, इसमें क्या बचा प्लस 1/16, इसमें से क्या बचा माइनस 1/64 प्लस बूंदाबांदी करते हुए आगे। क्लियर है? समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा एक इशू आ गया था, बट फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा यहां तक तो आपका सही है, ठीक है ना। अब हम लोगों ने लिखा ई को, अब के की वैल्यू को रख देते हैं, ठीक है। तो 9 × 10⁻9 × 5 × 10⁻⁻9 अपॉन 10⁻⁻4, और ये देखो 1 - 1/4 प्लस 1/16 प्लस माइनस होगा 1/64 प्लस बूंदाबांदी करते हुए आगे, ठीक है। यहां तो बाबू ये कैंसिल, बहुत बड़ा कुछ तो किया नहीं। तो E बराबर क्या हो गया 9 और 5 45 इंटू ये ऊपर चला गया 10⁻4 और ब्रैकेट में। अब इसको देखो, इसको सॉल्व करने आपको आना चाहिए। जिनका मैथ्स होगा वो तो समझ पा रहे होंगे कैसे सॉल्व करना, बट जिनका नहीं था उनको मैं समझा देता हूं। ये आपका फर्स्ट टर्म है 1, क्लियर है। और जब आप 1 में -1/4 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिला, ठीक है। फिर उसमें क्या किया आपने -1/4 फिर से मल्टीप्लाई किया, मिल गया। फिर -1/4 मल्टीप्लाई किया, क्लियर है ना। समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? हमने कहा कि जब आप यहां बढ़े -1/4 मल्टीप्लाई, यहां बढ़े फिर से -1/4 मल्टीप्लाई, फिर यहां बढ़े -1/4 मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया? ये हो गया बाबू सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, क्लियर है। और उसका फॉर्मूला होता है A/A-R, जहां पे ये R हो गया, क्लियर है। आगे बात समझ में? तो E की वैल्यू हो गई 45 × 10⁻4, क्लियर है, और 1/1 माइनस -1/4, क्लियर है, जो कि हो जाएगा आपका, मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूं। तो E बराबर 45 × 10⁻4 और 1/1 प्लस 1/4 होगा कि नहीं? 1 + 1/4 विच इज इक्वल टू 5/4। तो हो गया आपका 45 × 10⁻4 इंटू 4 ऊपर और 5 नीचे, ये कटा 9, क्लियर है। आपने मल्टीप्लाई करना है 10⁻4 न्यूटन पर क्या कूलम, क्लियर है। सो ये आपका हो गया सॉल्यूशन। ये जो था ये जीपी का कॉन्सेप्ट है, सो हम लिख देते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जीपी, एंड दिस इज द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। फॉर्मूला होता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का A/A-R, और यहां पे R आप देख रहे हो -1/4 है। सो ये आपका अगला क्वेश्चन था जो आपका डाउट था, इसको आपको करना है वीडियो रोक करके नोट, क्लियर है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मैं आपको क्वेश्चन को समझा देता हूं, कॉन्सेप्ट
आपको दे दूंगा, आपको उसको सॉल्व कर लेना है। आंसर भी मैं ला के दिखा भी दूंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पॉइंट चार्ज ऑफ 40 स्टेट कूलम। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 40 state coulomb is placed 2 centimeter in front of an earthed metallic plain plate of large size. ठीक है, then the force of attraction point charge is, ऑप्शन 1 है आपका which is the 100 dynes, ऑप्शन 2 है आपका 160 डाइंस। आप देख रहे हैं आंसर जो है वो सीजीएस में दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका 1600 डाइंस, और जो ऑप्शन 4 है, ठीक है, वो है आपका 400 डाइंस। ठीक है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, देखो समझो कि ये वो अर्थ था आपका मेटेलिक प्लेन शीट। ठीक है, आ गई बात समझ में। इसको अर्थ कर दिए, इस तरह से मान लो इसको अर्थ कर दिए। ठीक है, और इसके 2 सेंटीमीटर पे, यहां से यहां 2 सेंटीमीटर पे हमने क्या करा बाबू, हमने एक 40 स्टेट कूलम 40 स्टेट कूलम्ब चार्ज रख दिया। ठीक है, अब आप देखिए क्या होगा। जब आपने 40 स्टेट कूलम्ब चार्ज रखा 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो ये 40 स्टेट कूलम्ब क्या करेगा, इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस करेगा। क्लियर है, क्योंकि ये अर्थ डे है। ठीक है, तो ये यहां पे क्या होगा, माइनस 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 माइनस, और इधर प्लस 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 प्लस, चार्ज इंड्यूस होगा। अर्थ डे है, क्लियर है, आप समझ पा रहे होंगे अब क्या होगा। तो यहां पे क्या होगा कि देयर विल बी अ चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द मेटेलिक प्लेन प्लेट। क्लियर है, मेटेलिक प्लेन प्लेट पे क्या होगा, चार्ज इंड्यूस होगा। तो हम लिख सकते हैं कि इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द मेटेलिक प्लेन प्लेट इज इक्वल टू -40 स्टेट। ये आपको समझना था। क्लियर है, आपने पढ़ा हुआ है चार्जिंग बाई इंडक्शन, उस कंसेप्ट पे ये जो है आ गया। डिस्टेंस दिया हुआ है r जो है विच इज गिवन बाय 2 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो हमको फोर्स निकालना है। तो मान लो इसका चार्ज Q1 ले लेते हैं, और यहां पे तो Q2 है ही, तो F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम डाटा को कन्वर्ट नहीं करेंगे SI में। यहां पे हम जानते हैं कि K की वैल्यू 1 होती है किस सिस्टम में, तो CGS सिस्टम में। ये आपको मैंने अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट में भी बताया हुआ है। क्लियर है, तो यहां पे F बराबर क्या हो जाएगा, जब सब कुछ CGS में लेंगे तो फोर्स भी CGS में निकल के आएगा, और CGS क्या होता है, डाइन होता है। तो 1 इंटू 40 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, सो ये हो गया F बराबर 40 इंटू 40 अपॉन 4, ये कैंसिल 10, सो F बराबर 4 इंटू 10 400 डाइंस। अब आप देख पा रहे होंगे
कि ऑप्शन डी जो है, मतलब जो ऑप्शन 4 है वो 409 दिखा रहा है। सो यहां पे क्या होगा, ऑप्शन 4 जो होगा ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में था नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन ही था ये। क्लियर है? तो यहां तक तो मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डाउट आ गए आपके। अब आगे जाकर के मुझे जो डाउट आया वो आया मॉडर्न फिजिक्स से, न्यूक्लियस चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्लियर है? देखिएगा क्वेश्चन दिखाया हुआ है कि व्हाट इज, क्वेश्चन मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये हो गया आपका क्वेश्चन 6, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 7। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, what is the respective number of alpha and beta particles emitted in the following radioactive, ठीक है, डीके। ठीक है, और वो डीके दिया हुआ है x। अब देखो बाबू, जिस स्टूडेंट ने ये मुझे डाउट भेजा है, आप देखना, आपने जो मुझे व्हाट्सएप किया था उसमें लिखा हुआ x 90-200 ऐसे करके लिखा हुआ है। क्लियर है? और ये देता है आपका y 80, ठीक है, 168। ठीक है ना, ये ऐसे लिखा हुआ था पर वो ऐसे होगा नहीं, ये कुछ ऐसे लिखना है आपको। 90, 200 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। क्लियर है? एंड दिस गिव्स यू y 80, 168। ऑप्शंस मैं लिख देता हूं। ऑप्शन है आपका 6 and 8, ऑप्शन दूसरा है आपका 6 and 6, ऑप्शन 3 है आपका 8 and 8, और ऑप्शन 4 है आपका 8 and 6। क्लियर है? आ गई बात समझ में? ठीक है, तो चलिए इसको डिलीट करते हैं, आपने लिख ही लिया होगा। अब डिलीट कर करके आते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन जो है देखा जाए। और जिन लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा हुआ है मेरे यहां, दे कैन इजीली सॉल्व दी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आप लोग देखेंगे यहां पे क्वेश्चन को, पहले आप एक बार देख लीजिए। देखिए, जब अल्फा सॉल्यूशन, जब बाबू अल्फा डीके की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अल्फा डीके की बात करते हैं, तो x z a, जब ये अल्फा इमिट करेगा अल्फा, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 यूनिट घट जाता है और एटॉमिक मास 4 यूनिट घट जाता है। पढ़ा हुआ है आपने? और यहां पे क्या होता है? यहां पे होता है बाबू अल्फा डीके। ठीक है, अब आप समझिए क्या होता है यहां पे, अल्फा डीके। ठीक है ना, आ गई बात समझ में? अगर हम बीटा डीके की बात करें, तो बीटा डीके अगर आप समझो, बीटा, तो यहां पे क्या होता है? ठीक है, आ गई बात समझ में? तो अब आपको समझना है, आप देखो इसको और इसको खाली गौर से देखो। आप देख रहे हो कि जब बीटा डीके होता है सो एटॉमिक मास डिक्रीज नहीं करती है। आप देख पा रहे हैं, Z से ZE आ गया, तो हम कहेंगे कि डिक्रीज इन एटॉमिक मास इज ओनली ड्यू टू अल्फा डीके। क्या बोलेंगे? हम कहेंगे डिक्रीज इन एटॉमिक मास इज ओनली, या डिक्रीज इन एटॉमिक मास इज ओनली ड्यू टू अल्फा डीके। क्लियर है? सो नंबर ऑफ अल्फा डीके जो होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका डिफरेंस ऑफ एटॉमिक, फिर से डिफरेंस ऑफ एटॉमिक मास। तो यहां पे देख लो, पहले 200 था, घट कर करके 168 हो गया, इसको आप 4 से डिवाइड कर दे, क्योंकि एक
इमिशन पे 4 घटता है। सो इसको क्या करेंगे, टोटल में से 168 जो पहले था एटॉमिक मास, उसमें से जो बाद में आया उसको घटा दिए, और 4 से, क्योंकि 1 अल्फा इमिशन होगा, 4 एटॉमिक मास घटेगा। क्लियर है? तो अब अगर आप इसको देखें तो ये हो गया आपका बाबू 32/4, डिवाइड करोगे तो 8। क्लियर है? सो 8 अल्फा हो गया। क्लियर है? अगर आप बीटा डीके की बात करते हो तो नंबर ऑफ बीटा डीके, तो आप देखिएगा कि बीटा डीके में क्या होता है, तो बीटा डीके के अंदर जो है एटॉमिक मास चेंज नहीं करता है। क्लियर है? सो नंबर ऑफ बीटा डीके का फॉर्मूला होता है 2 अल्फा माइनस द डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर, जहां पे है नंबर आपका बाबू 90 था 80 हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 16, सॉरी 2 इंटू क्या 8, सॉरी अल्फा 8 है, माइनस 10, तो ये हो गया 16 माइनस 10 विच इज दी 6। सो 6 बीटा 8 अल्फा। आ गई बात समझ में? 6 बीटा 8 अल्फा, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप नोट कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, सो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ भी हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है, कि इन अ रेडियो एक्टिव सैंपल, ध्यान से समझेंगे, इन एन रेडियो एक्टिव सैंपल द फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई which remains undecayed after n mean life is option 1 1 upon e to the power 1, option 2 e to the power 1, option 3 1 minus e to the power 1 e to the power n, और option 4 1 upon e minus 1 का पावर का होल पावर 1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो जानते हो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो, मतलब देखो ये पूछ क्या रहा है, तो ये आपसे पूछ रहा है बाबू n अपॉन n नॉट पूछ रहा है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? तो आपको याद होगा कि n नॉट अगर इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल, सॉरी n नॉट इज दी नंबर ऑफ न्यूक्लियस इनिशियली अगर है, तो आपको याद होगा कि n इक्वल्स टू n नॉट e का पावर माइनस लैम्डा t, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्लियर है? और यहां पे बोल रहा है कि t टू द पावर 1 इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा टू द पावर n। क्लियर है? आ रही बात समझ में? क्लियर है? सो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, t, what we will do, we will put the value of t in the equation। ठीक है, t to the power n होगा। हम यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे बाबू, वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो n बराबर हो जाएगा n नॉट e माइनस लैम्डा और 1 बाई लैम्डा टू द पावर n। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, ठीक है, तो आपको यहां पे मिलेगा n इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर माइनस n। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो n अपॉन n नॉट क्या हो जाएगा, 1 बाई e टू द पावर n। आ गई बात समझ में? समझ गई ना? ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। अगर आप देखो तो ऑप्शन 1 जो है इज दी करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। ठीक है, और अगला क्वेश्चन था कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ आयोडीन एटम। ठीक है,
क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ आयोडीन एटम, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन जो है वो दिया हुआ है बाबू, ठीक है। सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ आयोडीन एटम, क्लियर है। ऑप्शन ही से मैं बनाना शुरू करता हूं, 2.5 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, ऑप्शन 2 2.5 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ऑप्शन 3 क्लियर है, ऑप्शन 3 7 इंटू 10⁻⁹ मीटर, और ऑप्शन 4 जो है वो है 7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। क्वेश्चन मैं बता दूं, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ आयोडीन एटम। क्वेश्चन क्या हो गया आपका, ये शायद 7 या 8 क्वेश्चन होगा ये। तो रेडियस ऑफ आयोडीन एटम, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको क्या करना है, ठीक है। एटॉमिक नंबर दिया हुआ है Z बराबर 53, एटॉमिक मास दिया हुआ है A126, ठीक है। तो सबसे पहला चीज, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयोडीन। सॉल्यूशन में बता रहा हूं क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयोडीन। क्या होता है बाबू, 2 8 18 18 और 7, आप देख लो 53 होना चाहिए, क्लियर है। तो ये हो गया आपका 10 28 28 और ये हो गया आपका कितना 46 और 7 53, क्लियर है। सो ये सही है, क्लियर है। अगर आपको रेडियस का फॉर्मूला याद हो तो Rn क्या था, 0.53 इंटू 0.053 इंटू 10⁻⁹, क्लियर है, ठीक है, n स्क्वायर अपॉन z, क्लियर है, मीटर। ये आपका रेडियस का फॉर्मूला था जो हम लोगों ने कहां पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने इसको पढ़ा है बोर्स, एटम के अंदर बोर्स का जहां कैलकुलेशन करते हैं ना, फिक्स रेडियस, फिक्स एनर्जी और फिक्स वेलोसिटी का, तो ये फिक्स रेडियस का इक्वेशन है, क्लियर है। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे n चाहिए ना आपको, तो ये देख लो n यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया, तो Rn बराबर हो गया 0.053 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5 का स्क्वायर 25, क्लियर है, 25, और Z हो गया आपका 53 मीटर, जिसको आप सॉल्व करेंगे जब, तो यू विल गेट Rn इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, ठीक है ना। ये आपका हो गया सॉल्यूशन, वो रेडियस ऑफ आयोडीन एटम का, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन मैं आपको करा दूं, ठीक है। मैं अभी आपका ना कुछ और डाउट आया है इसके अंदर से, मॉडर्न फिजिक्स से, तो उसका एक और सेपरेट वीडियो भी बना करके और डाउट्स को भी कवर करेंगे, पर अभी जो डाउट है उसको करते हैं। क्वेश्चन था, इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, ध्यान से समझेंगे, इन दी न्यूक्लियर रिएक्शन XN अल्फा, ठीक है, इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, XN अल्फा से क्या बन रहा है, लिथियम, ठीक है। द टर्म X विल बी, क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके B, ठीक है, फिर से ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में ना। सो इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, इस न्यूक्लियर रिएक्शन से आपको क्या मिल रहा है, आपको ये मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं, ठीक है, आप देखेंगे
Z और A, कुछ एटॉमिक नंबर Z रहेगा, एटॉमिक मास A रहेगा, न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। आ गई बात समझ में? कैसे होता है आप सब लोग जान ही रहे हैं, क्लियर है। एंड व्हाट इट गिव्स, ठीक है, इसने क्या दिया? तो इसने दिया बाबू लिथियम प्लस एक अल्फा विच इज दी, देख रहे हो ना, X पे न्यूट्रॉन से बम्बार्ड कराया गया, एक अल्फा दिया, ठीक है, लिथियम, क्लियर है। सो X से क्या मिला? लिथियम मिला, ठीक है। तो अभी आपको याद हो हमने कहा है कि रिएक्शन जो है वो ऑलवेज फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, कि रिएक्टेंट साइड का मास प्रोडक्ट साइड के मास के क्या होगा? बराबर होगा। मैं फिर से बोल दूं कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो वो फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्लियर है। तो अगर आप देखो, कैलकुलेट करो, मास कैलकुलेट करो, तो आप देखोगे कि A+1 LHS इज इक्वल टू 7+4 हो गया, क्लियर है, और चार्ज भी फॉलो करेगा, तो Z बराबर क्या हो गया? 3+2, LHS बराबर RHS, क्लियर है। तो आप देखोगे A बराबर कितना हो गया? ये 11 हुआ ना, 11, और इधर एक आके घट गया, तो ये कितना हो गया? 10, ऐसे लिख देता हूं, A बराबर 10, Z बराबर 5। तो आप देखिए एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक मास 10 किसका है? ऑप्शन पहले का, बोरोन का, ठीक है। सो आप लिखेंगे फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। आ गई बात समझ में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूं, क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ लिखेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन है व्हेन न्यूट्रॉन आर बम्बार्डेड, क्वेश्चन पे ध्यान से नजर रखनी है। When neutron are bombarded on nucleus of uranium 23, ठीक है, नहीं सॉरी, यूरेनियम है 92 और 235, इस पे क्या हुआ? एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड कराया गया, क्लियर है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इमिटेड विल बी, क्लियर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इमिटेड विल बी, कितना न्यूट्रॉन इमिट होगा? मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं, व्हेन न्यूट्रॉन आर बम्बार्डेड, ठीक है ना, और न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 92 235, क्लियर है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इमिटेड विल बी, आपके ऑप्शन है 1 2 3 और ऑप्शन 4 है 4, मतलब 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, क्लियर है। तो देखिए अगर आपको याद हो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जब आप पढ़ते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो आपको याद होगा कि जब एक न्यूट्रॉन का बम्बार्ड कराया जाता है न्यूक्लियस के ऊपर, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे होता है न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। तो जब बम्बार्ड होगा तो अंडरगोज हो जाएगा कौन सा रिएक्शन? फिजन, फिजन प्रोसेस होगा, क्लियर है। तो आपको याद होना चाहिए कि जब फिजन होता है बाबू, तो उसके अंदर, ठीक है, क्या आपको मिलता है? तो आपको याद होना चाहिए एंड प्रोडक्ट, ठीक है, प्लस साथ में ये रिएक्शन आपने शायद देखा भी होगा, आपको यही रिएक्शन याद कर लेना था, प्लस एनर्जी, क्लियर है। सो जब यूरेनियम U92 235 पे एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग होगा, न्यूक्लियर फिजन होगा, और उसके रिएक्शन ये होंगे, ठीक है। नाउ सी दिस रिएक्शन, क्लियर है। इस रिएक्शन में आपको इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। यहां पे आप देखिए कितना न्यूट्रॉन बन रहा है? 3 बन रहा है, ठीक है, 3 न्यूट्रॉन इमिट हो रहा है, नॉट बन रहा है, इमिट हो रहा है। तो ऑप्शन क्या सही होगा? 3 न्यूट्रॉन, विच इज दी थर्ड ऑप्शन, क्लियर है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये हमारा यहां तक आपका आज का लेक्चर रहा। अभी और भी डाउट है, 5-6 डाउट अभी और है मॉडर्न फिजिक्स का, पर अगर उसको इसी वीडियो में डाल देंगे तो वह वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, क्लियर है।
अगले वीडियो में हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको कोई और डाउट है तो आप उस डाउट को मुझ तक पहुंचाएं, व्हाट्सएप करें, कमेंट में व्हाट्सएप नंबर है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है। इस वीडियो सीरीज को लाने का सिर्फ मकसद यही है कि आप इस लॉकडाउन में घर बैठे भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। जितना ज़्यादा डाउट आप मुझे भेजेंगे उतना ही जल्दी हम लोग वीडियो बनाएंगे और आप तक वीडियो पहुंचाने का काम करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।